नाज़रीन, ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा हैपनिंग होने वाला है मुल्क की सियासत के हवाले से और पाकिस्तान की जो सफारतकारी है उस हवाले से, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से और जो इंटरनेशनली तौर पे जंग चल रही है उस हवाले से भी ये वाला वीक बहुत ही हैपनिंग होने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेट्स आप तक आती रहें। तो आज से जो हैपनिंग शुरू होनी है मैं वो आपको सबसे पहले बताता हूँ। एक तो इमरान खान साहब के केसेस लगना शुरू हो जाएंगे आज से। आज भी उनका एक केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और दूसरी साइड पे सुहेल अफरीदी साहब वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं कि उन्होंने आगे क्या करना है। जो उन्होंने कॉल दी हुई है जलसे के हवाले से, उनकी क्या मीटिंग्स हो रही हैं, उनकी क्या अंदर की खबर है। और जजेस का इजलास होने जा रहा है, ये जो 26वीं और 27वीं तरमीम के जजेस आए हुए हैं इनका इजलास होने जा रहा है। वो इजलास क्या है इसके हवाले से जो सीनियर जजेस हैं वो क्या कह रहे थे इस जो ये इजलास हो रहा है या इन सारी हैपनिंग्स के हवाले से। और ट्रंप जो गालियां दे रहे हैं, अब इतना बुखलाया हुआ है, उसके खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं। और उसके अपने अंदर से जो तनकीद सामने आ रही है वो क्या चीज़ है। और दूसरी साइड पे जो ईरान है उसने क्या जवाब दिया है ये जो ट्रंप ने गालियां दी हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ इमरान खान साहब के केसेस से। आज इमरान खान साहब के केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो केस है अल कादिर यूनिवर्सिटी का केस है, उसमें ज़मानत का केस दायर किया हुआ है। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों का केस है। 11 बजे उस केस की समाअत होनी है, वो भी हम आपके साथ अगली वीडियो में रखेंगे कि वो क्या अहवाल होता है। लेकिन एक पूरी सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन में जो हम हमारा अपना एक ख्याल है वो ये है कि यहाँ से तो इमरान खान साहब को कोई खुलासी नहीं होने वाली, ना उनको ज़मानतें मिलनी है और ना ही उनकी यहाँ पे कोई रिलीफ मिलने के चांसेस हैं, जिसका वो काफ़ी अरसे से इजहार भी करते हैं। और हर बंदा अब जानता है कि यहाँ पे ये अदालतें क्या करने के लिए बैठी हैं और ये अदालतें क्यों इंसाफ नहीं दे रही हैं खान साहब को। क्योंकि अगर इमरान खान साहब को ज़मानत मिल जाती है, अच्छा इनका ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को आके इनको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाएंगे। इमरान खान साहब इतनी अनस्टेबिलिटी करने के लिए बाहर नहीं आएंगे, वो भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान एक सही ट्रैक पे चले। जो कि अब इनके लिए मुश्किलात उस साइड पे आना चाहते हैं लेकिन अब बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ये इनके पास ना तो सही से मैंडेट है, वो भी सवालिया निशान है मैंडेट पे भी। और बाकी जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ भी इनके काफ़ी ज़्यादा क्लैश बनता जा रहा है। अब ये कहते हैं कि हम अपनी खुददारी ज़ाहिर करें, लेकिन अब टाइम नहीं है इनके पास, ना इनके पास कोई इस तरह का प्रॉपर मैंडेट है या वोट है, अवाम की सपोर्ट है जो ये अपनी खुददारी ज़ाहिर कर सके। तो ये इस वजह से इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने देते। इमरान खान साहब ये कहते हैं, उन्होंने कहा था कि मैं मज़ामत जारी रखूँगा। वो ये डील चाहते हैं कि खान साहब डील कर लें, बह रहें, चुप हो जाएँ, एहतजाज ना करें, लोगों को शऊर ना दें। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि शऊर इंसान का पेट नहीं भर सकता, लेकिन शऊर इंसान को सीधे रास्ते पे लेके आ सकता है, जो कुछ लोगों में है ही नहीं शऊर। तो इस वजह से ये जो पूरी तहरीक है इसके वाले से जो सुहेल अफरीदी साहब की मीटिंग्स हो रही हैं उसमें यह है कि इससे पहले सुहेल अफरीदी साहब की कुछ अरसा पहले स्टेट मूवमेंट के लिए उन्होंने कुछ भागम दौड़ की थी। उसके बाद माह रमज़ान आ गया, फिर बिल्कुल चुप हो गई। जब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बात आती है तो वो एहतजाज करना चाह रहे थे, लेकिन महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास उन्होंने इनको एहतजाज करने से रोक दिया। अब सुहेल अफरीदी साहब की पिछले दिनों जो मीटिंग हुई है उसमें वो कहते हैं कि हमें पूरा मैंडेट दिया जाए ताकि हम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए निकलें। वो कहते हैं मेरे पास कोई और मैंडेट नहीं है, सिर्फ मैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आया हूँ और मैं उस मैंडेट को ही लेके चलूँगा। उसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है यहाँ पे कुर्सी पे बैठना या कुर्सी को बचाना, मेरा ये कोई टारगेट नहीं है। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ भी लगे हैं पिछले दिनों। वो खुद कहते हैं कि मैं चुप रहा कि जो महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास वो कहते थे कि हम इन मामलात को देख रहे हैं, लेकिन अब टाइम गुजरता जा रहा है। दूसरी साइड पे हुकूमत के लिए भी मुश्किलात हैं, क्योंकि अगर पीटीआई अपना प्रोटेस्ट करती है या एहतजाज के लिए बाहर आती है तो ऑलरेडी मुल्क में अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इन्होंने इसी हफ्ते से शुरू होना है, हुकूमत ने पैसे वापस करने हैं यूएई को। अगर हुकूमत का जो वो पैसा है वो वापस इन्होंने जो करना है, 3.5 अरब डॉलर कोई छोटी रकम नहीं है पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के लिए। ये तो 1-1 अरब डॉलर के लिए कहीं से कहीं भागे फिर रहे होते हैं।
तो अब जब इन्होंने ये वापस करने हैं 3.5 अरब डॉलर यूएई के वापस करने हैं, उसके अलावा प्राइस बॉन्ड जो यूरो बॉन्ड है उनके पैसे इन्होंने देने हैं, तो ये सारी चीज़ें इस हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करेंगी। तो अगर यहाँ पे पीटीआई भी अपना एक प्रोटेस्ट की तरफ निकलती है तो ये और भी ज़्यादा परेशानी होगी हुकूमत के लिए। और सुहेल अफरीदी साहब इसके लिए मीटिंग्स भी कर रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों जो कहा कि हम 9 अप्रैल को लियाकत बाग में जलसा करेंगे। उस जलसे का मकसद यही है कि आवाम को बताएं कि हम क्यों ये जलसे कर रहे हैं या क्या हमारा मकसद है। जो एक रिजीम चेंज करके इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी गई है कि अब आवाम की कुव्वत ख़रीद भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि पेट्रोल देखें वो कहाँ पे पहुँच गया है, डीज़ल कहाँ पे पहुँच गया है। किसानों का डीज़ल से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो गया है, क्योंकि अब उनका हार्वेस्टिंग का सीज़न चलना शुरू हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करेंगी। अब यहाँ से होगा क्या अगर ये जलसा इनका हो जाता है, यहाँ से एक मोमेंटम बनेगा, जो पहले एक मोमेंटम टूट चुका है। अवाम अब दोबारा साथ जुड़ना शुरू हो सकती है, पहले ये चीज़ नहीं है। अवाम को एक उम्मीद थी सुहेल अफरीदी से, लेकिन सुहेल अफरीदी काफ़ी बैक फुट पे गए। उन्होंने कहा कि जो उनकी मीटिंग्स क्या है उसके हवाले से भी वो बता रहे थे कि जब उनकी मीटिंग होती है उसमें उन्होंने कहा अपने सूबे के हवाले से कि आप मुझे सारे इख्तियारात दें, जजेस के, जर्नल के, वज़ीर आज़म के, कि जो इख्तियारात हैं मैं आपको 100 दिन के अंदर अंदर KPK में अमल ला के दूंगा। लेकिन ये उनका ख्वाब ख्याल है कि उनको इस तरह के इख्तियारात मिलेंगे, क्योंकि इस तरह के इख्तियारात देने हो तो फिर इनका क्या काम है, यहाँ पे वफाक का क्या काम है, तो ये चीज़ें नहीं होती। फिर उन्होंने जो दूसरी बात की वो कहते हैं कि जो जहाँ पे वसाइल होते हैं वहाँ पे मसाइल भी होते हैं, और जो KPK है वो कहते हैं कि वहाँ पे वसाइल ज़्यादा है और मसाइल भी ज़्यादा है। तो वो इस चीज़ को भी कहीं और लिंक कर रहे थे कि हमारे लिए मसाइल क्यों बने हुए हैं। तो ये अब सुहेल अफरीदी साहब का असल जो मकसद है वो इमरान खान साहब की रिहाई का, और वो अब सामने आना शुरू हो गया है। दूसरी साइड पे जो जजेस का इजलास है, जो 26वीं और 27वीं तरमीम के नतीजे में जजेस आए हुए, ये अच्छा ये सारे जजेस जो भी हैं ना ये इन तरामीम के नतीजे में आई हैं, और ये तरामीम हुई हैं इस असम्बली ने की हैं। इस असम्बली में जो ये मैंडेट है ये खुद एक सवालिया निशान है। इसकी पटिशन्स जहाँ जहाँ पे जिन ट्रिब्यूनल्स में थी वो वहाँ से टेक्निकली बुनियादों पे खारिज हो रही हैं कि उसने 5 दिन पहले अपील फाइल ने की, 2 दिन बाद क्यों अपील फाइल की, वो लेट क्यों पहुंचा, उसके सिग्नेचर ऐसे थे, उसके सिग्नेचर, लेकिन कोई हल्का खुल नहीं रहा। सिर्फ टेक्निकली बुनियादों पे ये सारा कुछ किए जा रहे हैं कि वो सारे हल्के बंद करते जा रहे हैं, सारी अपीलें निपटाते जा रहे हैं। तो इस असम्बली ने तरमीम की, और कुछ ना वो ज़मीर जिनका होता है वो जजेस तो कुछ छोड़ के चले गए। हालांकि इस सिस्टम को लेके आने में उन जजेस का काफ़ी किरदार था। जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट खोली थी, और जस्टिस मंसूर अली शाह ये साथ थे जब इन्होंने नजरिया ज़रूरत पैदा करके इन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिए थे। तो ये अब उनके लिए मुश्किलात हैं। अब मंसूर अली शाह भी ये कहते हैं कि मैं इन तरमीमों को नहीं मानता, लेकिन अब क्या फ़ायदा, जब आपके पास इख्तियार था आपने क्यों ये चीज़ होने दी थी। अब उनके लिए परेशानियां हैं और परेशानियां बढ़ेंगी। वो तो अब रिज़ाइन देख साइड पे चले गए। अब जो जजेस का इजलास होने जा रहा है वो ये है कि अब एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा कि जजेस को ट्रांसफ़र कैसे करना है हमने, क्योंकि इससे पहले मैकेनिज्म तो नहीं है, लेकिन एक तरामीम हो चुकी हैं कि आप जजेस को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भेज सकते हैं। और उन तरामीम का मकसद ये था कि जो जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे, अब उनको कंट्रोल करने के लिए तरामीम लेके आए। अब वहाँ पे उनको कंट्रोल करने का एक नया तरीका ये था कि इन्होंने एक चीफ जस्टिस लगाया, जस्टिस डोगर को, और नीचे जो थे उनको केसेस ही नहीं जाने देते। जो भी केसेस हैं वो खुद रख लेते हैं या इधर उधर केसेस कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके पास कोई केस जाता ही नहीं है। तो अब हुकूमत को वहाँ से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ तो है, लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ और जजेस भी हैं जिनको यहाँ से कहीं दूर भेज दिया जाए या उनका रिज़ाइन हो जाए। क्योंकि अगर ये सिस्टम ख़त्म होता है तो अगर यही तरामीम रहती हैं तो इन तरामीम का फ़ायदा इमरान खान साहब भी ले सकते हैं आके। वो आए, वो अपनी मर्ज़ी के जजेस लेके आ जाएंगे। उनके पास बहाना ये होगा कि आप लोगों ने खुद ये तरामीम की थी, मैंने तो नहीं की तरामीम। अब इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि ये जजेस का आप ट्रांसफ़र भी करना चाह रहे हैं और अपने लिए और भी कुछ ऐसे ऐसे फैसले लेना चाह रहे हैं कि इनको परेशानियां ना हों। तो ये जजेस का इजलास चल रहा है। अब जो 9 अप्रैल को जलसा होना है
उस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी शुरू हो गई। उससे पहले जो 7 को उन्होंने अलीमा खान साहिबा ने कॉल दी हुई है अडियाला जेल के बैर दौरान की, वहाँ पे मौसम के हालात भी काफ़ी बताए जा रहे हैं, काफ़ी सख्त होने के चांसेस हैं, क्योंकि बारिशों का एक सीज़न चला हुआ है। लेकिन अगर उनके लिए परेशानी होगी ओहदेदारान के लिए, तो साफ ज़ाहिर है कि पुलिस के लिए भी वो परेशानी होनी है। सिर्फ ये नहीं है कि ओहदेदारान के लिए परेशानी होनी है, पुलिस को भी वहाँ पे इशू हो सकता है। तो देखते हैं कि वहाँ पे क्या एक मोमेंटम वहाँ से बनना शुरू होगा 9 अप्रैल का। अगर 7 अप्रैल को वहाँ पे जो 10,000 ओहदेदारान की कॉल है वो कामयाब होती है, तो आगे भी कामयाबी के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो ये वाला हफ्ता इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि काफ़ी हैपनिंग होने वाला है। अब मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात बताऊं आपको, जो अब उसने गालियां निकालनी शुरू कर दी हैं। वो कहता है कि ये वाला जो अपना हरमज इन्होंने बंद करके रखा हुआ है, इसको जल्दी खोलें, नहीं तो मैं आपको जहन्नम में धकेल दूंगा। कमीनियत के लफ्ज भी उसने बोले हैं, और एक और गाली निकाली है वो, अब बंदा उसको क्या बोले, बहुत वायरल हो रही है। तो इस हवाले से उनके ऊपर उनके अपने मुल्क से जो सेनेटर्स हैं उनके या कांग्रेसमैन है, वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो 25वीं तरमीम है अमेरिका की, वो इसी वजह से की गई हुई है कि अगर कोई सदर अपना मेंटली तौर पे स्टेबल ना हो तो उसको हटाया जा सकता है। तो वो उनको हटाने का मुतालबा कर रहे हैं कि ये इस ओहदे पे बैठ के इतने इंटरनेशनल लेवल पे बैठ के इतनी फ्रस्ट्रेशन है उसके अंदर कि वो गालियां निकालनी शुरू कर दी हैं उसने। ये इनके मुज़ाकरात का नतीजा है। वो कह रहे हैं कि मंगल तक का उन्होंने अब फिर टाइम दिया है, अल्टीमेटम दिया है कि आप हमारे साथ मुआहदा करें, नहीं तो मैं आपको दबा करके रख दूँ। उसमें उन्होंने कहा कि अगर मुआहदा ना हुआ तो मैं पावर प्लांट के ऊपर अटैक करूँगा, और मंगल की शाम तक वार्निंग देते हुए उन्होंने कहा कि हम ईरान को 20 साल पीछे धकेल देंगे, ईरान को फिर रिकवर होने के लिए 20 साल लग जाएंगे। बाकी उन्होंने नेटो को काफ़ी तनकीद कर निशाना बनाते हुए कहा कि नेटो कागजी शेर है, नेटो में कोई ताकत नहीं है, उनके पास एक जहाज तक नहीं है, वो एवं कागजी शेर बना हुआ है खामखा का। वो कहते हैं कि मुझे नेटो का कोई फायदा नहीं है, अमेरिका इसके बारे में दोबारा सोचेगा कि इसको हमने किस तरह लेके चलना है। उसके बाद जो वो कह रहे थे कि जो जहाज इनके जेट गिरा है पहले F-15 जिसमें वो पायलट भी था, उसका वो कह रहे थे कि उन्होंने कंधे से मिसाइल मार के उस जेट को गिराया है। अब उसमें कुछ इतलात ये आ रही हैं और कुछ खदशात ये ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि अमेरिका दूर एरिए से एक लैंडिंग की कोशिश करना चाह रहा था ज़मीनी फ़ौज के लिए, कि हम वहाँ पे ज़मीनी फ़ौज उतारें, लेकिन अमेरिका मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा है। दूसरे अमेरिका का ये वर्जन है कि हम वहाँ से पायलट बचा के लेके गए हैं, लेकिन बाद जो तज्ज़ियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका वहाँ पे उतरना चाह रहा था। अगर अमेरिका उस जगह पे उतर जाते एयरपोर्ट पे जो इस्फहान से दूर है, तो फिर अमेरिका उस एरिया को कंट्रोल करता और बाकी फोर्सेस भी वहाँ पे लेके आता। तो वो कहते हैं कि ये कोशिश अमेरिका की नाकाम कर दी गई है कि अमेरिका वहाँ पे नहीं उतर सका। और जो एक पोल आया CNN का, उस पोल में ये बताया गया कि 68% जो अमरीकी हैं वो ईरान में फौज भेजने के खिलाफ हैं, सिर्फ 11% हैं वो उस हक में है, और 68% खिलाफ है। बाकी जो है वो कहते हैं कि हम इसके बारे में श्योर नहीं है कि, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं लेते, बाकी लोग वो हैं। लेकिन एक और इतराफ़ भी किया ट्रंप ने, वो कहता है कि हमने कुर्दों को हथियार भेजे थे जब ये ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे थे ना, तो ईरानी जो लीडरशिप थी वो यही कहती थी कि अमेरिका इनको हथियार बेच रहा है जो हमारे मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। तो अब वो जो मुबैना तौर पर इतलात आ रही हैं कि उसने खुद इतराफ़ करना शुरू कर दिया है कि हमने कुर्दों को हथियार भेजे थे, लेकिन शायद कुर्दों ने उन हथियारों को अपने पास रख लिया है। तो इस तरह के जो इतराफ़ हैं उनके वो सामने आ रहे हैं। अब ईरान ने जो इसने गालियाँ दी थी ट्रंप ने, उसका जवाब जो दिया, ईरान ने कहा है कि इसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया है, अगर ये हमारी इन जगहों पे अटैक करेगा तो हम मशरिक़ वस्ती में जो भी अमरीकी जगह होगी उसके ऊपर अटैक करेंगे। और उन्होंने एक जगह ऐसी भी बताई है कि उन्होंने कहा अगर उसके ऊपर अटैक किया गया तो पूरे मशरिक़ वस्ती जो है वहाँ पे ताबकारी शुआएँ निकलने का ख़तरा है। जो उनके एक जोरी प्लांट है, उन्होंने कहा कि उनके ऊपर अटैक ना किया जाए उस जगह पे। वो नुकसान सिर्फ ईरान के लिए नहीं होगा, बाकी जो हमसाया ममालिक हैं उनके लिए भी नुकसान होगा। अब सिर्फ एक अरब मुल्क है UAE, मुबैना तौर पे जो इतलात हैं वो चाह रहे हैं कि ठीक है, हम जो ये अटैक अगर हो ईरान के ऊपर तो हम इसमें हेल्प आउट करेंगे।
तो इस चीज़ के लिए देखें ट्रंप क्या करता है आगे जाके। और बाकी उन्होंने अब नए हरमज़ है, उन्होंने कहा कि ये अब अमेरिका और इसराइल के लिए वैसा नहीं हो सकता जैसे पहले था कि वो अपनी मर्जी से आए, जहाज़ गुजारें, चले जाएं। उन्होंने कहा कि इनके लिए पहले वाली सिचुएशन नहीं मिलेगी। तो अब वहाँ पे जो ईरान है वो टफ टाइम दे रहा है अभी तक, लेकिन इसके ट्रंप करेगा क्या जो अगर ये अटैक करता है। इसमें एक तो वो न्यूक्लियर अटैक की तरफ जा सकता है काफ़ी ज़्यादा। वो कहता है कोई पुल हम नहीं छोड़ेंगे, पुल तबाह करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वो तबाह करने की तरफ जाएगा कि हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करें ताकि ईरान को जो सहूलतें या कहीं कोई सपोर्ट मिल रही है तो वो सपोर्ट ना मिल सके। तो ये चीज़ें अगर अमेरिका ने की तो ईरान भी इसका जवाब देगा। तो जब ईरान का जवाब होगा तो वो और भी ज़्यादा खतरनाक होता जाएगा ये वाला जवाब। तो ये पाकिस्तान और मिस्र कोशिश कर रहे हैं कि ये वाली सिचुएशन ना आए, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी इतना इफेक्ट हो चुका है कि उसका जो दोस्त है, जो मुबैना तौर पे इतलात हैं यूएई, वो नाराज़ हो गया है। तो ये इस किस्म की जब चीज़ें चलेंगी तो इनके लिए खतरात बढ़ते जाएंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।